नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज गांव, शहर और राजनीति एपिसोड में आप लोगों के समक्ष आज के राजनीति में हम कुछ खास और नया लेकर आ रहे हैं और अतिथि भी हमारे साथ नए हैं। तो आप जरूर इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें प्रतिक्रिया करें और अपने सवालों को हमारे सामने रखें, ताकि हम आज के अतिथियों से हम जो है आपका सवाल रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आज के अतिथियों से। ज़्यादा समय ना लेते हमारे साथ जुड़े हैं आज के जो अतिथि रहेंगे हमारे, जो है श्री सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष नवरंग युवक मंडल खादुरा से है, जो बताएंगे कि आने वाली परियोजनाएं से या जो पिछली परियोजनाएं से उनसे क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिला या ना मिला, इन चीज़ों के बारे में। और श्री जियालाल नेगी, अध्यक्ष है वन अधिकार समिति, मेंबर ऑफ हिम लोक जागृति मंच किन्नौर से, वो बताएंगे कि एफआरए और एफआरए के बारे में और नोतोड़ के बारे में, कि नोतोड़ का जो एक्ट जो बना है उसके बाद कब अपीलमेंट हुआ था और इसमें जो है कितने लोग अभी तक जो है इससे वंचित रहे और क्यों रहे, इसके बारे में। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं अधिवक्ता श्री बलदेव नेगी जी, जानेंगे हाई कोर्ट शिमला से, वह उनसे जानेंगे कि इन सब के पीछे जो हमारा जो कंपनी से संबंधित हो या फिर पर्यावरण से संबंधित हो या फिर नोतोड़ से संबंधित हो, इन सब के बारे में, वो एक्ट के बारे में जानेंगे। और साथ में श्रीमती रंजना मैडम जी, जो समाज सेविका है, और उनके सवालों के भी आपके समक्ष रखेंगे। चलिए, तब तक आप लोग जो है इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं जोड़ता हूं यहाँ हमारे आज के अतिथि जो पैनल में बैठे हुए हैं। जिलाल सर, नमस्कार जी। माइक ऑन करें सर आप अपना। अ, नमस्कार राम भगत जी, नमस्कार बलदेव जी, सुंदर जी और मैडम रंजना जी, और आप एमसीएन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और इस पेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपने जो इम्पोर्टेंट मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन रखा है, हम कोशिश करेंगे कि ये एक हेल्दी डिस्कशन होगा और लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद जी। जी जी, हम अतिथियों को जोड़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा, आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि आप जो है वन अधिकार समिति, मेंबर ऑफ हिम लोक जागृति मंच किन्नौर के अध्यक्ष हो। तो हम जानेंगे कि नोतोड़ से संबंधित, एफआरए से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हमारे किन्नौर में है। चलिए, तब तक हम और अतिथियों को जोड़ते हैं सर। सुंदर जी, नमस्कार नमस्कार जी, सर। आपका स्वागत है एमसीएन पेज में नमस्कार दोबारा। सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। बाकी अतिथियों को भी मेरा नमस्कार। जी सर, आपके एरिया में जो है जिस प्रकार का अभी मैंने देखा वीडियो आप ही का था, किस हाँ प्रकार से जी। वहां पर एक स्लाइड एरिया है और उस एरिया में कंपनी का एक दबिश जो है अब होने वाला है। कंपनी ने वहां पर काम खोलना है, इस पर आपने एक अभियान भी छेड़ा है कि हम कंपनी को जी जी। आने ना देंगे, हमारे पर्यावरण प्रकृति को हम बचाने में जो शक आगे हम लड़ते रहेंगे चाहे आखिरी सांसों तक। चलिए, ये कहाँ तक आप सक्सेस होंगे, जनता का आपको साथ मिलता है या नहीं मिलता है, इन्हीं विषयों पर हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। तो आगे अतिथियों से और मिलते हैं। बलदेव सर जी, बलदेव नमस्कार, सर आज जी, आपने नमस्कार। समय आज आपने निकाला। समय निकाला। नमस्कार नमस्कार राम भगत जी, आप सभी अतिथिगण का भी मेरे तरफ से नमस्कार आप सबको। सर, आप किन्नौर का सर, दौरा आप मारते किन्नौर या का शिमला दौरा में ही मारते रहते या हो आप? शिमला में रहते हो आप? नहीं, किन्नौर भी आता हूँ मैं। कुछ केसेस मेरे किन्नौर में भी लगते हैं, सेशंस कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में, तो मैं किन्नौर का दौरा भी करता हूँ। मेरे केसेस वहाँ भी मेरे पास केसेस हैं। ठीक है सर, ठीक अब है कुछ सर, देर के लिए अब कुछ आप देर के अपना लिए आप माइक अपना ऑफ करें। माइक ऑफ करें। मैडम जी, स्वागत है आपका इस एपिसोड में हरियाली और जो आपका गांव, शहर और राजनीति एपिसोड में, जबकि आप हरियाली और खुशहाली एपिसोड में बने रहते हो। आज इस एपिसोड में जो एक समाज की जो समाज सेविका के तौर पर आप आए हो और ये आपका एक पहल है, आपने बनाया हुआ पहल छेड़ा हुआ है कि किन्नौर की एक महिला जो है समाज में एक अपना जो है एक पहचान बना रही है हर स्तर पर, चाहे वो बागवानी से लेकर और समाज से लेकर। आपका स्वागत है मैडम जी। तो आप ही से हम पहला शुरुआत करेंगे। मैडम जी, तो आपका
आप एक शिक्षिका हो और जो है बच्चों को पढ़ाते भी हो, आपके अंदर में बागवानी के साथ साथ ये जो समाज में कार्य करने का जो प्रेरणा है, आपको ये कहाँ से आया और क्या-क्या हमारे किन्नौर में कमी है वन अधिकार से लेकर थोड़ा-सा हम आपको संक्षिप्त परिचय दीजिए, बाकी उसके बाद हम अन्य अतिथियों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया और आज के तीनों मुख्य अतिथियों को भी मैं स्वागत करती हूँ। समाज सेविका तो मेरे लिए बहुत बड़ा शब्द है। मैं समाज सेविका नहीं हूँ, मैं एक आम महिला हूँ जो ये जानना चाहती हूँ और शिक्षिका भी हूँ, ताकि मैं आगे लोगों को बताऊं कि क्या-क्या मतलब कमियां है या कहाँ-कहाँ कमियां रह गई है, जिससे हमारा पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है और हमारे कौन-कौन से क्या-क्या वन अधिकार अधिनियम है जो हमें जानना चाहिए। तो मैं एक शिक्षिका होने के नाते मैं ये एक जिम्मेवारी भी समझती हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ियों को भी बताऊं कि क्या-क्या कमी है या उससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। तो यही जानने के लिए जुड़ी हूँ। समाज सेविका शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आप सभी का धन्यवाद। मैं आप लोगों से ही सुनना चाहूंगी कि किस तरह से मैं आगे बात को मैं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊं। जी, धन्यवाद। सुंदर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जी। आपके एरिया में जो है अब जो है कंपनी जो जल विद्युत परियोजना है जो है आने वाली है, यहाँ पर किन्नौर में सबसे पहले तो नौतोड़ जो है बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आपके यहाँ पर कंपनियां आ रही है, कंपनियों को तो पूरा प्रॉपर्टी सरकार दे रही है, जगह उनको जो लेबर कैंप के लिए, मशीनरियों के लिए, हर चीज के लिए सरकार अलाउड कर रही है, हमारे लिए तो नौतोड़ नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालेंगे, ऐसा क्यों हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार? इसमें सर जैसे आप नौतोड़ की बात कही, जैसे इसमें कई हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स जो हैं हमारे कई अप्रूव नहीं किए गए हैं। जैसे हमारे कम्युनिटी राइट्स हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। इन मामलों में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से वो चीज़ें अभी पेंडिंग है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जियालाल जी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो चीज़ हमारे अप्रूव हो जाते हैं तो मालिकाना हक हमारे पास है कानूनन तौर पर, इतना मुझे जानकारी है। बाकी जैसे चलिए, रही कानून बात के लिए आप। हमारे वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे, लेकिन हाँ जी, इससे पहले जो बिल्कुल। हमारे वन अध्यक्ष जो हमारे जो वन अधिकार समिति के अध्यक्ष है जियालाल सर जी, मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, कंपनियां किन्नौर में जो है राज कर रही है, उनको जो पौधा लगाने के लिए जगह जमीन मिल रहा है, उनके लिए मशीनों के लिए जगह जमीन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए जो है नौतोड़ बंद किया गया है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ऐसा क्यों? जियालाल सर, जियालाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बलदेव सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरूर इस पर प्रतिक्रिया करें। हाँ जी, आ रही है आपकी राम भगत जी। सर, मैंने जहाँ जियालाल तक को ये जो सवाल सवाल उठाया था उस पर आप प्रतिक्रिया करें। जहाँ तक हाँ जी, जहाँ तक ये जो किन्नौर में जो ज्यादातर जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जो बने हैं, जहाँ तक उनको जमीनें उपलब्ध कराने की बात है सरकार द्वारा, वो सरकार एज पर जो उनकी जो लीज है, हमारी जो लीज पे गवर्नमेंट सरकार से लेती है और वो लीज के हिसाब से ही उस भूमि का उपयोग करती है कंपनीज। और जहां तक नौतोड़ की बात है, जहां जहां तक हमारे नौतोड़ जो बंद किया है, आप कह रहे हैं नौतोड़ बंद किया है, अभी नौतोड़ जो हमारा जो बंद नहीं हुआ है, नौतोड़ का प्रोसेस शुरू है, लेकिन उसमें एक अड़चन आती है हमेशा। उसमें अड़चन ये आती है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारा 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके अनुसार किन्नौर में जो हमारा जो काइंड ऑफ लैंड है, दो तरह के लैंड होते हैं हमारे काइंड ऑफ लैंड है, चरागाह दक्तान और चरागाह बिला दक्तान, दो तरह के लैंड होते हैं जिसमें नौतोड़ सैंक्शन होता है। जहां पे चरागाह दक्तान होगा वहां पे नौतोड़ सैंक्शन नहीं होता, वहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। जहां चरागाह बिला दक्तान होगा वहां पे गवर्नमेंट अपने स्तर पे ही नौतोड़ सैंक्शन कर सकती है।
बलदेव सर, लेकिन किन्नौर में तो बंद किया है ना, चाहे किसी भी प्रकार का यहाँ पर आप बता रहे हो बंद है वहाँ तो। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अभी दो दो 3 वर्ष पूर्व भी हमारे जो जो पिछली तत्कालीन सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब हमारे तीनों जनजातीय क्षेत्र के जो हमारे विधायक थे वो मिल करके हमारे उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 है, उसमें एक प्रोविजन है, उसमें जो राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है कि भाई उसमें कुछ साल के लिए वो जो बैन लगा उसको लिफ्ट कर सकती है, लिफ्ट कर सकता था राज्यपाल। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारे माननीय जो विधायक थे हमारे उस समय के तीनों जो ट्राइबल एरियाज के, वो तीनों गए और उन्होंने 2 साल के लिए वो नौतौड़ बहाल कर दिया। जिस सिग्नल की दिक्कत है हमारे बलदेव सर जी के और जियालाल जी के। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा जी। जियालाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुंदर जी, चलिए, आपको इन चीज़ों का तो पता नहीं होगा, लेकिन आपको मैं शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आपसे सवाल करूंगा, उस वीडियो से मैं आपसे हम आपसे जानेंगे कि उसमें क्या है। और मैं आपको अपनी छोटी सी आपको वीडियो लेकर आया हूँ। जी जी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत किन्नौर से एक बार आप लोगों के समक्ष आज का विषय लेकर आया हूँ। किन्नौर में जो भूस्खलन हो रहे हैं, चाहे वो बरसात में हो या सूखे में, इसका मुख्य कारण क्या है, क्या हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं या फिर बनी परियोजनाएं इसके जिम्मेदार रही है, इस विषय पर मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। पहले जाने नाले ने किया बेहाल, टापरी हुआ था तब बदहाल। पहले जाने नाले ने किया बेहाल, टापरी हुआ था तब बदहाल। फिर पानी नाले ने किया तहस नहस, वांग तो नुकसान का कभी न हुआ बैस। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है लूटमार। कृत्रिम झील ने उजाड़ा सारा किन्नौर, आप सब जानते हो, कृत्रिम झील ने उजाड़ा सारा किन्नौर, खाप से बाखड़ा तक मचा इसका शोर। पागल नाला भी बहुत बार पगला गया, कई बार बड़ी घटना से दिल दहला गया। पागल नाला भी बहुत पगला गया, कई बार बड़ी घटना से दिल दहला गया। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। उड़नी गांव में भी हुआ है बदहाल, उड़नी गांव में भी हुआ है बदहाल, जेपी ने किया आज गांव का ये हाल। नेता और प्रशासन और ठेकेदार तब हुए सभी मालामाल, नेता और प्रशासन और ठेकेदार तब सभी हुए मालामाल। लाल ढाक का शोर इस बार है कम, लाल ढाक का शोर इस बार है कम, पर चलना संभल संभल कर हर कदम। पूर्वनी झूला से अपर किन्नौर और बदहाल, पूर्वनी झूला से अपर किन्नौर और बदहाल। बिजली सड़क पानी से नेता और प्रशासन की है मंद चाल। चाइना बॉर्डर है आसपास, चाइना बॉर्डर है आसपास, अभी और होना है यहाँ विकास। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। टापरी चगांव उड़नी सड़क हुआ है बर्बाद, टापरी चगांव उड़नी सड़क हुआ है बर्बाद, विकास के नाम पर यहाँ भी हुआ है लूटमार। नाथपा कंडार गांव हुआ भूस्खलन, जानते सभी, नाथपा कंडार गांव हुआ है भूस्खलन, बिठा दिया सबको हिमालय में जबरन। अब राष्ट्रीय मार्ग नाथपा, अब राष्ट्रीय मार्ग नाथपा और निचार गांव भी हुआ है बहुत बदहाल। विकास के नाम पर हुआ यहाँ भी लूटमार हर बार, विकास के नाम पर हुआ यहाँ भी लूटमार हर बार। जब जब किन्नौर यूं बदहाल हुआ है, कौन है इसका आज असली गुनाहगार। जब जब किन्नौर यूं बदहाल हुआ है, कौन है इसका आज असली गुनाहगार। बिजली परियोजनाएं बहुत बने हैं, सबको पता है, बिजली परियोजनाएं बहुत बने हैं, क्या इसी का है ये परिणाम।
कौन खा रहा है आज विकास के नाम पर किन्नौर के आम? कौन खा रहा है आज विकास के नाम पर किन्नौर के आम? नेता, प्रशासन, ठेकेदार, पंच प्रधान या जनता खुद आम। किन्नौर बेहाल हुआ है आज विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। दोस्तों, मैंने पिछला इतिहास भी बताया अपने कविता के माध्यम से। हमारे किन्नौर में हर वक्त हर साल भूस्खलन होते रहते हैं। क्या यह बिजली परियोजना के कारण हुआ है या हम दिन प्रतिदिन जो विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आइए हम नवनिर्माण तो करते हैं, लेकिन उसके साथ एक पौधा जरूर लगाएं ताकि हम होने वाले इस भूस्खलन को रोक सकें। हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, हम स्वयं इसके भागीदार हैं। मिलकर इसका निवारण हमें करना चाहिए। जय किन्नौर, जय हिमाचल। सुरेंद्र जी, आपने इसको ध्यान से देखा होगा कि पूरा इतिहास मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक निकाला, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारे रोडों का विकास या फिर जो जल विद्युत परियोजनाएं आई है उससे हमारा जो है किन्नौर का बेहाल हो रहा है। सुरेंद्र जी, आप बताएं। जी सर, जैसे आपने मुझे 2 वीडियो दिखाई। जो पहला वीडियो था वो आपने जो थोपन एरिया का दिखाया, वो अभी जो हाल ही में बर्फबारी हुई थी उस वजह से वहां पर अभी पत्थर गिर रहे थे। वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब ये चीजें हमारे किन्नौर में ऐसा है कि स्टेबल नहीं है चीजें। बारिश ज्यादा हो जाती है, बर्फ ज्यादा हो जाता है तो चीजें उथल पुथल हो जाती है। इन चीजों को विकराल रूप कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट दे रहा है इन चीजों को विकराल रूप। जैसे इस दौरान मैं यहाँ पर था नहीं, मैं गया था शिमला से वापसी के दौरान मैं जगह जगह फंसता हुआ आया हूँ। जैसे उर्नी का ये जो पुल था, उस टाइम शायद दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो रूट उर्नी से कर दिया था। उर्नी से पहले जैसे आपने पागल नाला मेंशन किया, पागल नाले में भी पूरा पानी आ रखा था, वहां पे गाड़ियां फंस रही थी, लोग यहाँ वहां जाने के लिए वो कर रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। उन चीजों को कहीं ना कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हमारा वैसे ही ऐसे संवेदनशील एरिया है, फिर भी यहाँ पर मतलब इन चीजों को अनदेखी करके प्रोजेक्ट अंधाधुंध रूप से प्रस्तावित किया जा रहा है, कमीशन भी किया जा रहा है। पागल नाला ही उस टाइम खराब था, अब 2 दिन में पीओ में फंसा हुआ था। उसके बाद मतलब हमारे एरिया में सड़क खुलने को 2 दिन लग गए, 2 दिन। और जब हम इस सड़क से गुजरे तो ये आपका पुरवनी झूला, जो आपने अपने इसमें भी कविता में मेंशन करा, पुरवनी झूला से ऊपर अक्वा तक पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे पूरे सड़क पे। मतलब इतना यहाँ पर हमारा एरिया, इसमें यहाँ पर 12 किलोमीटर का टनल खुदना है। और जहां पर जो पहले वीडियो में आपने पत्थर गिरते हुए दिखा है, वो एक्चुअली मतलब मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाया, वो वहां के स्थानीय लोकल ने बनाया है, किसी थोपन एरिया में जो रहते हैं। अब ऐसे संवेदनशील एरिया में अंडरग्राउंड पावर हाउस बनना है। अब इतना बड़ा पावर हाउस बनेगा तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें तो आएंगी, उससे हमारा ये एरिया और संवेदनशील तो होगा ही, उसके बाद वो रहने लायक रहेगा हमारे लिए। ये चीजें सोचने वाली बातें हैं। ऐसे में इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है पूरी तरह से। जी जी, मैडम जी, आपने वीडियो देखा होगा, आपने सुना होगा, तो ये जो विकास हो रहा है और विकास पर जो है लाभ कौन ले रहा है? सरकार के जो ठेकेदार है, नेताओं के जो ठेकेदार है, या फिर जो है नेता लोग? क्योंकि विकास के नाम पर इसमें माल भी तो मिल रहा है इन लोग को, और साथ में जो हमारे रोडों का बुरा हाल है, पर्यावरण का बुरा हाल है, इसके दोषी किसको कहेंगे आप? हमारे स्थानीय जनता को या फिर हमारे नेताओं को? मैडम जी, मेरे हिसाब से देखो, विकास का लाभ तो हम सभी को मिलता है। ऐसे नहीं है कि विकास का लाभ या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिलता है। विकास होना अच्छी बात है किसी भी देश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, एरिया के लिए। पर विकास कैसे होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब टिकाऊ हो विकास। तो दुख तो होता है जब हम फेस करते हैं, जब हमारे को जब देखते हैं हमारे सामने हमें मुश्किलें झेलनी पड़ती है। पर कहीं ना कहीं इसमें हम सिर्फ सरकारों को या हम ठेकेदारों को दोष देकर इससे हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इसमें कमी हमारे लोकल की भी है, हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हमारे देखो, ये प्रोजेक्ट तो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है? क्लीन एनर्जी है। देखो, एनर्जी की जरूरत आज पूरे वर्ल्ड में है।
थर्मल एनर्जी, अब थर्मल पावर प्लांट्स कम है, पॉल्यूशन वो कर रहा है, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो आएंगे, पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कैसे मतलब सेटअप हो, कैसे इम्प्लीमेंट हो, कैसे लोगों को कैसे संगठित होके उसको किस तरह से काम को कैसे चलाया जाए, तो ये हम सब किन्नौर वासियों को सोचने की जरूरत है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, पर जहां तक एक मुझे लगता है प्रोजेक्ट ये आज नहीं आया है, जैसे नाथपा जाखड़ी आया, बासपा आया, कच्छम वंगतू आया, ऐसे होते होते धीरे धीरे होते हुए काशंग आया, काशंग स्टेज 1 कंप्लीट है, अभी स्टेज 2, 3 अभी चलना है, जंगी ठोपन है, तिरोंग है, तिरोंग का भी 1 स्टेज हो गया, अभी और 2 स्टेज और हैं। इस तरह से हांगरंग वैली में भी है, तो हांगरंग वैली में तो 8 गांव ने मिलके उन्होंने जितना करना था कोशिश किया। अब कमी कहाँ है हमारे, जैसे आज हमारे साथ हमारे जो जियालाल सर हैं, वो हिम लोक जागृति मंच के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है, किन्नौर में सक्रिय जो प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाएं या जो हमारे ट्राइबल लोगों के राइट्स को बचाने के लिए एक आवाज उठाने वाले हैं सक्रिय, एक यही है हिम लोक जागृति मंच। अब कहाँ हमारे लोगों में कमी है, या कहाँ ग्राम पंचायतों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या मतलब कहाँ कमी रह गई है, ये नहीं पता है। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट सेटअप होता है तो क्लियरेंस तो लेते ही है, क्लियरेंस मिल जाता है। अब क्लियरेंस मिल जाता है, जब क्लियरेंस देते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी दिया है, जब क्लियरेंस मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ क्लियरेंस के साथ साथ कुछ वो भी देते हैं कि मतलब क्लियरेंस मिला है, जब प्रोजेक्ट सेटअप होना है तो उसके कुछ शर्तें भी होते हैं कि वो ग्रीन एरिया को मेंटेन करेंगे, फॉरेस्ट डेवलप करेंगे, पर्टिकुलर स्पीशीज का ही होना चाहिए, पास्चर होना चाहिए, चेक डैम होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट तो ये आज नहीं आया, बहुत सालों से देखो बहुत सारे कंप्लीट भी हो गए, जैसे जेपी ने तो किसी और कंपनी को बेच भी दिया, तो ऐसे आए हैं। पर हमें जो नॉर्म्स होने चाहिए प्रोजेक्ट सेटअप के लिए, वो नॉर्म्स कहीं दिख नहीं रहे। आज ऐसे कहीं दिख नहीं रहा हुआ है, कुछ फॉरेस्ट डेवलप हुआ है उसके एवज में, तो मुझे तो ये ऐसे इस तरह से लग रहा है। तो हमें एक तो इस वजह से भी होगा कि एक आम आदमी, आम नागरिक को जानकारी भी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि गांव में जब हर गांव में जब एनओसी जाता है तो एनओसी ग्राम पंचायत ही देती है। जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है तो आम सभी लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से है, क्या होना चाहिए, क्या क्या मतलब अच्छे से क्लियर, मतलब हर गांव के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से। अगर प्रॉपर एनओसी दे रहे हैं, हर एक गांव का आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो बहुत ही वल्नरेबल है, जो बिल्कुल वल्नरेबल एरियाज है, उन प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, उनको बिल्कुल स्ट्रांगली एक्शन दिया जाए। और बाकी प्रोजेक्ट सेटअप तो होना ही है, चाहे हम कितना भी विरोध करें। विकास होना हमारे लिए भी अच्छी बात है, रोड निकलना हमारे लिए भी अच्छी बात है, पर दुख की बात यह है कि जब रोड निकलते हैं या विकास होता है तो जो नॉर्म्स है उनको अनदेखी करते हैं। तो बाकी ज्यादा प्रकाश हमारे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कानूनी रूप से हैं, चाहे हमारे जो हिम जागृति मंच के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो डालेंगे कि क्या क्या अड़चने आ रही है या मतलब कहाँ कमी। सवाल हाँ जी, आपसे एक सवाल, आपके बीच में एक पॉइंट आया, बहुत समझने वाले बात है। कहते हैं कि आपने बताया कि हमारे किन्नौर के लोग जो है शालीनता वाले, उनको समझ नहीं होता है और उनको एनओसी तो मिल जाता है, लेकिन अब ये बताएंगे कि उनको जो एनओसी मिल जाता है तो हमारे लोग तो बिल्कुल इस प्रक्रिया को जानते नहीं है कि कंपनी से क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने, इसका फायदा आप बताएंगे, फायदा स्थानीय जनता लेती है या फिर बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता? स्थानीय जनता ने फायदा तो अभी तक तो नहीं लिया है। अगर इस तरह से प्रॉपर अच्छे से पूरे प्रोसीजर से फॉलो होगा तो फायदा जरूर मिलता। बोल रहा हूँ आपका, आप सवाल समझे नहीं। मैं सुंदर जी आपसे मैं पूछता हूँ,
जो हम अनजान रहते हैं, हमारे को पता नहीं रहता और इनको एनओसी मिल जाती है। इसका जो फायदा जो है किसको मिलता है? स्थानीय जो ठेकेदार, स्थानीय जो नेता और स्थानीय जो हमारे किन्नौर के जो नेता होते हैं उनको मिलता है। तभी तो हम हमारे को बेवकूफ बना के जो है आसानी से जो इन्हें करने दिया जाता है। सुंदर सर, कंपनी के नेता तो हमने ही बनाया ना सर, नेता तो हमने ही बनाया है, नेता तो हमने ही चुन के बनाया है। ऐसे नहीं कि नेता मतलब नेता तो हमारी बात आगे मैडम जी एक बताता हूँ, नेता दो प्रकार के नेता होते हैं। एक ग्राम नेता होते हैं, ग्राम नेता जो हम पंच प्रधान मेंबर जिला परिषद इस प्रकार के, एक होता है हमारा फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट का नेता। तो इनमें से कौन है जो हमारे को ज्यादा जो है समझाता नहीं है, हमें जो है इन चीजों पर प्रकाश डालता नहीं और आसानी से इन्हें हम काम करने देते हैं, ना हमें कोई बेनिफिट के बारे में बताते। तो ये कौन से ऐसे नेता है? चलिए बलदेव सर आपके पास आएंगे हम। आपसे आपका जो अभी वो पिछला वाला पॉइंट आपका अधूरा था, उसको पूरा करें। जो वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट एक्ट 2006 का जो अमेंडमेंट हुआ था और बाद में 2008 में इसमें जनजातीय क्षेत्र में लागू किया था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। जो हाँ राम भगत जी, उसमें ऐसा है, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है वो 2007 में जाकर के इम्प्लीमेंट हुआ था। और उसमें ये प्रोविजन था, उसमें ये जो उसमें जो मेन उसमें जो वन अधिकार अधिनियम में जो शक्तियां दी गई है, जो पावर्स दी गई है वहां के स्थानीय जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को, वो 31 दिसंबर 2005 से पहले जिनके पास भी 3 पीढ़ियों तक, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में कहीं भी उनकी आजीविका के लिए उनके पास कब्जे में हो और वो यूज करते हैं, चाहे वो घर यूज करते हैं, खेत यूज करते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हमारे वो यूज करते हैं, तो उनको उनके वो राइट को प्रिजर्व करने के लिए ही ये वन अधिकार अधिनियम 2006 सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो उसमें काफी प्रोटेक्शन हमारे को, जो हम जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उसमें काफी उस अधिनियम के अंतर्गत काफी शक्तियां हमें दी गई है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि कोई भी सरकार आती है, अब पड़ा था वन अधिकार अधिनियम का प्रोसेस चल पड़ा था, उसमें शक्तियां लोगों को मलिकाना हक देने के लिए चल पड़ा था, लेकिन वो अभी तक भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। किन्नौर में खास करके कितने सारे एफआरए के केसेस हैं, खास करके मैं अपने गांव किलवा गांव की बात करता हूं, वहां पे एफआरए के कम से कम 150 केसेस पेंडिंग है, अभी तक भी 150 केसेस पेंडिंग है और फाइनल अप्रूवल के स्टेज पे है। बलदेव सर किन्नौर में 6000 के केस लगभग जो पेंडिंग है एफआरए के तहत पूरे किन्नौर में 6000 के तहत वो केसेस पेंडिंग है। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं तो वहां पे कम से कम 150 केसेस पेंडिंग है। तो अभी तक भी कोई भी सरकार जो है सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। कई बार कई तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं, कई तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं इसमें, तो वो अभी तक भी जब हम देखते हैं, हमने इस सिलसिले में कई सेमिनार भी अटेंड किए हैं। तो हमने एक बार हमने दिल्ली में भी सेमिनार अटेंड किया था, तो वहां पे हमने देखा पूरे भारतवर्ष से वहां पे इसी वन अधिकार अधिनियम 2006 पे एक सेमिनार हुआ था दिल्ली में। तो वहां पे पूरे भारतवर्ष से जनजातीय क्षेत्र के जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी मीटिंग हुई, सबने अपनी रिपोर्ट पेश की। एक हिमाचल में सिर्फ लाहौल स्पीति में ही वन अधिकार अधिनियम के तहत कुछ केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं, बाकी और सारे पेंडिंग है। और जहां तक दूसरे प्रदेशों की बात है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में, और ये ये आपके अंडमान निकोबार साइड, यहाँ पे कई सैकड़ों केसेस वन अधिकार अधिनियम के तहत अप्रूव किए गए हैं, लोगों को हक, मलिकाना हक भी दिया गया है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारी सरकारें इस पे, हमारे जो एक्ट है, इसको अभी तक भी अमली जमा पहनाने में असफल रही है। तो इसके लिए कई हमारे संस्थाएं वक्त पे, जैसे किन्नौर में तो हमने देखा एक ही जो संस्था है जिसके उसमें मेंबर हमारे जियालाल जी भी हैं, तो हिम जागृति मंच, वो काफी हद तक सरकार को प्रेशराइज करने में काफी कोशिश किया, इन्होंने हर बार ही किया है। लेकिन ये तो अपनी बात सरकार तक ही पहुंचा सकते हैं और उस एक्ट
को अगर हमने सीरियसली अगर करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है सरकार से, तो हमें पूरे किन्नौर की जनता को एक साथ इकट्ठे होकर के सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, और जगह जगह सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए हमें जगह जगह इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। बलदेव जी से एक मेरा सवाल था, जवाब आ सकते हैं। जैसे एक सवाल था मेरा हाँ जी। बलदेव जी से, जैसे ये चीजें नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या यही है कि मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ये श्रेय देना चाहते हैं? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को ये श्रेय देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे उसमें नॉलेज में और मेरे उससे तो ऐसा नहीं है। वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो तो गवर्नमेंट, देखो ना, गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार हैं। जो सरकार चाहती है वो कर सकती है, और सरकार हमें थोड़ा पूछेगी। सरकार ने लीज पे देना है। वैसे भी ट्राइबल एरिया में लीज का तो प्रोविजन ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई नोटिफिकेशन लाएगी, कोई अमेंडमेंट लाएगी, और गवर्नमेंट सैकड़ों बीघा जमीन प्रोजेक्ट को दे रही है। अब तो किन्नौर में ये हालत हो गए हैं। हमारा देखो, ट्राइबल एरिया, हमारी संस्कृति बचाने के लिए तभी हम जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, हमारी जमीनें बाहर तो हम बेच ही नहीं सकते। अब ये लीज के माध्यम से कंपनियां इस तरह से थोप करके कंपनियों को बसा रही है। तो ये बड़ी विडंबना है। सरकारों से हमारी गुजारिश है कि इस तरह के जो इन्होंने टैक्टिस चलाया है, कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, इस तरह की टैक्टिस को ना चलाएं, और जनजातीय क्षेत्र की जो संस्कृति और है उसको बचाए रखने में। बलदेव जी का आवाज आ रही है। एक और सवाल था जी आपसे ना बलदेव जी, एक और सवाल था आपसे। जैसे हाँ जी सर, बोलो। हमने एक शिविर ऑर्गेनाइज करा था लास्ट टाइम यहाँ पे 4 अप्रैल को। तो उस दौरान एक हमारे वहाँ पर अतिथि थे, उन्होंने ये बात बताई थी, जैसे लोग जहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट आने होते हैं वहाँ पर वो डिमांड्स की लिस्ट ले लेते हैं, और उसको वो मान लेते हैं, एनओसी मान लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कुछ इन प्रिंसिपल। हाँ जी, जी सुंदर सर, आप बोले, दोबारा से रिपीट करें सर। अच्छा, मैं कह रहा था जैसे जहां पर प्रोजेक्ट प्रस्तावित होते हैं वहां पर प्रोजेक्टों को डायरेक्ट एनओसी तो वैसे ज्यादातर लोग देते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनसे वो मांगते हैं कि आपके ऑब्जेक्शंस क्या है। तो उन ऑब्जेक्शंस को वो इन प्रिंसिपल क्लियरेंस टाइप मान लेते हैं। उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए था कि वो किस तरह से काम में लेते हैं उन चीजों को, इन प्रिंसिपल जो क्लियरेंस है। ऐसा है सुंदर जी, ऐसा है इसमें, जहां तक जो भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा या कोई प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रस्तावित होता है, तो सबसे पहले इनका एक डीपीआर बनता है। डीपीआर बनता है और ईआईए होता है, एक ईआईए बनता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पूरा एरिया का पूरा एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है जी। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बनने से पहले जन सुनवाई होगी। जो अफेक्टेड एरिया के लोग हैं, जो अफेक्टेड एरिया गांव है, उस एरिया के लोगों की एक जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई होती है। ठीक है जी। अब पहले ये था, उसमें गवर्नमेंट का एक, जो भी कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट बनते थे, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन थी, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी कि भाई जब तक ग्राम सभा अप्रूवल नहीं देगी उस प्रोजेक्ट के लिए, तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ये कुछ सरकारों ने, अब हाल ही में कुछ 2-3 साल हो गए, इन सरकारों ने अब ऐसा किया है, जन सुनवाई 3 बार होगी। अगर जन सुनवाई 3 बार होगी ना, उस अफेक्टेड एरिया के लोगों की जन सुनवाई 3 बार होगी। ठीक है। अगर आपने एनओसी दे दिया। अगर आप एनओसी नहीं भी देते हैं तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे एनओसी दे देगी। अब इस तरह का अब नया नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने। तो आपके जन सुनवाई का कोई तुक नहीं बनता। आप जितना मर्जी अपोज कर लो, जितना मर्जी विरोध कर लो उस जन सुनवाई का और उस प्रोजेक्ट का, सरकार की मर्जी पे डिपेंड करता है। सरकार चाहती है, हम अगर नहीं भी देंगे तो सरकार अप्रूवल दे देगी। अब नया कानून लाया है सरकार ने। लेकिन सर, इसमें जैसे एफआरए के हमारे कानून है जिन पे हमारे इजाजत के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती, तो एफआरए ओवर रूल करेगा स्टेट के कानूनों को या फिर नहीं करेगा? वही तो, एफआरए अभी इम्प्लीमेंट ही कहाँ है? एफआरए के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं यहाँ तो एफआरए का तो चल ही नहीं रहा है। एफआरए के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन एफआरए के बेस पे कहाँ सरकार ओवर रूल कर देती है, कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर आप एनओसी नहीं भी देंगे ना तो भी प्रोजेक्ट बनना है, गवर्नमेंट दे देना एनओसी। अब तो गवर्नमेंट दे रही है एनओसी।
तो ये बहुत ही जी, गलत जी। ये परंपरा सरकार ने शुरू किया है। हम तो चाहते हैं जब तक एनओसी ग्राम सभा द्वारा नहीं दिया जाता तब तक कोई भी प्रोजेक्ट ना बने। बिल्कुल सर। लेकिन इस मामले में भी कुछ जो है हमने किया है कुछ, इस मामले में हमने कई कोर्टों में, यहाँ पे भी और जगह कोर्ट में भी हमने कई जगह देखा है कि लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर की है, लेकिन कोर्ट ने कई जगह स्टे भी दिया है, कई जगह रुके भी है प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं रुके हैं, कई कोर्ट के माध्यम से भी लोगों को वो प्रोजेक्ट को रोका गया है। तो इस तरह से वायलेशन होती है, हमारे राइट्स वायलेट होते हैं, हमारे वन अधिकार अधिनियम के जो प्रोविजंस वायलेट होते हैं। तो ये नहीं कि हम चुप बैठे, गवर्नमेंट अपनी मर्जी दे भी देगी ना, तो हम उसके बाद भी हम हाई कोर्ट जा करके हम जनहित याचिका दायर करके उस पर हम स्टे लगवा सकते हैं। तो वो कोर्ट उस पर पूरा कंसिडर करके उसको, अगर वो हमारे फेवर में होगा, एज पर हमारे वन अधिकार अधिनियम के अनुसार नहीं होगा, तो वो जो प्रोजेक्ट है, वो प्रस्तावित प्रोजेक्ट जो रद्द हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम न्यायालय में जाएं। जी सर। इस चैनल पे सर, जैसे क्योंकि भगत राम जी ने हमें पहले भी बुलाया था, उस टाइम इन्होंने कहा था कि इसके बाद हम आपसे जानकारी लेंगे, आपसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आपने अगला क्या किया। हमने उस यहाँ पे आने के बाद 4 अप्रैल को एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जागरूकता शिविर जंगी में। हम 4 क्लबों ने मिलकर, रारंग, खतरा, अकपावा, जंगी क्लब ने मिलकर, उसमें जैसे हिम लोक जागृति मंच से आए थे, हिमधरा से भी आए थे और कई जानकार लोग आए थे, और हमने पूरे पूर्व ब्लॉक में इन्विटेशन कार्ड दिया था उस चीज के लिए। अब उस दौरान क्या हुआ कि जैसे ये कंप्लीशन के टाइम पे पहुंचा हमारा प्रोग्राम, तो हमें जानकारी मिला कि ये हमारे जंगी के निचले एरिया में ये लोग मशीन लेके पहुंच गए हैं, जबकि हमने इन्हें सर्वे करने को मना करा था। हम नीचे उतरे और उसी टाइम हमने मतलब उन पे कार्रवाई करा, उनको बोला कि हमारा रिटर्न कुछ नहीं है आप लोगों के पास, और हमने आप लोगों को मना कर रखा है। वो पंचायतों में आए थे, उससे पहले हमने पंचायतों में उन्हें मना कर रखा था। मतलब ये चीज कितना लीगल है? इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास डीसी का परमिशन उन्हें दिखाया नहीं, लेकिन हमने डीसी का ऐसा जो नोटिस था, परमिशन था कि ऐसे मतलब 2 दिन उनको दिया था कि सामान वहां उतारे। इस तरह का उनके पास मतलब हमें मिला कहीं और से, उनसे तो डायरेक्ट हमें नहीं मिला। लेकिन मेरा सवाल ये था कि चलो मान लिया कि डीसी ने उन्हें दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंटीमेट करना बनता है। मतलब वो इतने भी संवेदनशील नहीं थे कि हमें इंटीमेट करना उन्हें जरूरी समझा। मतलब ये चीज कितना कानूनी है? ये चीज सुंदर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सरकार ने जो बलदेव सर अपना माइक ऑफ करें। सुंदर सर, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हमारे अतिथि महोदय बलदेव सर ने कहा कि अब जो एनओसी सरकार ने अपनी ओर से देना शुरू कर दिया, तो पूछने की जरूरत नहीं है ना, कंपनी को अलाउड कर देगी, जाके काम कीजिए, क्योंकि अब पंचायतों से कोई मतलब नहीं रखा, अब वो रास्ता अलग कर दिया है, तो इसलिए आसानी से जो है वो अब रास्ता खोल दिया। इसलिए हम लोग मजबूर है, हम लोग तभी सड़कों में उतरते हैं, हम लोग तभी चिल्ला रहे हैं। आगे भी आपके साथ ऐसी कई मुश्किलें आएगी, आप सड़कों में आएंगे तो करछमंगतु के तहत धारा 140 लगाएगी, आप लोगों को बांध दिया जाएगा और कंपनी काम जो है आसानी से निकाल देगी। हमारे कई लोग जो है इसमें आसानी से करछमंगतु तो बहुत पुरानी बात है सर। करछमंगतु मतलब कई लोगों को कई मिसकंसेप्शन है कि करछमंगतु के संघर्ष से कुछ नहीं मिला। ये बताया जाता है कि करछमंगतु के संघर्ष से कुछ नहीं मिला, जबकि हमें पता लगा कुछ टाइम पहले ही, अभी 2-4 हफ्तों में ही, महीने की जो हमने काम करा, तब पता लगा कि करछमंगतु के उससे ही हमें लाड़ा का पैसा मिलता है पूरे किन्नौर को। उस संघर्ष से पहले लाड़ा का पैसा मिलता नहीं था। और जैसे मैडम जी ने कहा कि जो नेता है वो हमने चुने, लेकिन नेताओं को खुला भी हमने ही छोड़ा है। हम उन्हें जवाबदेह नहीं बनाते, चाहे हमारा बुनियादी लेवल पे नेता हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, वो कुछ भी कहते हैं और निकल जाते हैं। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते ही नहीं है उनका। अभी इलेक्शन आएगा 22 में, ये मुद्दा अगर जिस भी उसके जो भी प्रतिनिधि होगा, उसके अगर मैनिफेस्टो में नहीं होगा, तो इस बार का इलेक्शन वो किस प्रकार लड़ता है, वो हम यहाँ किन्नौर की पूरा ये यूथ देखेगा किस प्रकार लड़ेगा वो। मतलब हमारे मेन मुद्दों पे तो बात ही नहीं होता है। जी सुंदर जी, हम लोग तो अब तालियां बजाने वाले जैसे हो गए, नेता आएगा, भाषण देगा और चला जाएगा। मैं छोटी सी एक रचना रखूंगा, बलदेव सर आपसे ध्यान से सुनिए और मैडम जी आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो है तालियां बजाने वाले रह गए, बाकी कुछ नहीं है।
क्योंकि करता धरता सरकार है जो वहां पर उन्होंने अपना फरमान निकालना है। छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखूंगा और इसी में से हम निष्कर्ष कुछ निकालेंगे। रचना आज का विषय था, जेलाल जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि अगर जुड़ते तो बहुत सारी चीजों को हम समझते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। रचना का शीर्षक है नौतोड़। जैसे ही जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा हमारे को बेवकूफ बनाया जाता है, वैसे ही नौतोड़ भी को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको समझना है, ये नौतोड़ भी जुमले हो गए हैं, ये नौतोड़ भी जुमले हो गए। नेताओं को चुनाव के मुद्दे हो गए हैं। ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे, हमारे को भाषण जब इलेक्शन के दौरान ही हमारे को इन्हीं मुद्दों से हमारे से वोट लिए जाते हैं। देखिए, ये नौतोड़ भी जुमले हो गए हैं, नेताओं के चुनाव के मुद्दे हो गए। कांग्रेस कहती है नौतोड़ बीजेपी बंद कर गई, और बीजेपी कहती है कोर्ट के नियम हम कर रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि कोर्ट के नियम हम कर रहे हैं। भोली जनता समझ से परे है, करे भी तो अब हम क्या करें, भोली जनता समझ से परे है। आगे सुंदर जी, नाजायज जी सर। भूमि कहकर खेत मकान बगीचा तोड़ रहे हैं। नाजायज भूमि कहकर, क्योंकि पहले हम नौतोड़ लगाते हैं और जब तक प्रक्रिया के मिलते मिलते तक हम उनको निकाल भी रहे हैं, कई जगह लोग बागीचा बना रहे हैं। देखिए, नाजायज भूमि कहकर खेत मकान बागीचा तोड़ रहे हैं। जहां अमल की थी भूमि नौतोड़ की, हम इंसानों को सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं, हम इंसानों को सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं। एक दल सिर्फ भाषण देता और एक सस्ता राशन का लालच देता, एक दल सिर्फ भाषण देता और एक सस्ता राशन का लालच देता। 2006 में वन अधिकार नियम बना, 2006 में वन अधिकार नियम बना, जनजातीय क्षेत्रों में 2008 में लागू किया। लोगों के रक्षा और वनों के विस्तार के लिए बना, लोगों के रक्षा और वनों के विस्तार के लिए बना, लेकिन आज ये फाइलों में दबा सांसें ले रही है, आवाज दे रही है। भूमिहीन किसानों को मिले नौतोड़, आज फाइलों में दब रही है। भूमिहीन किसानों को मिले नौतोड़ आज फाइलों में दबी रही है। अपना तनख्वाह बढ़ाना हो, ध्यान से सुनिएगा सर, अपना तनख्वाह बढ़ाना हो, सरकारी सुविधाएं सब लेना हो, दोनों दल तब एक साथ होंगे, तब ये कटाक्ष नहीं करते हैं। अपना तनख्वाह बढ़ाना हो, सरकारी सुविधाएं सब लेना हो, दोनों दल तब एक साथ होते हैं। लेकिन जब बात आती है नौतोड़ भूमि पर, जल विद्युत परियोजनाओं पर, तब एक दूसरे को कोसते हैं। तो रंजना मैडम जी थोड़ी सी इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, क्या ये जायज है कि एक दूसरे को कोसते हैं तब इन्हीं चीजों पर? जी मैडम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ी सी प्रक्रिया करें। जो हमारा वन अधिकार है, जो हमारे जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकार है, जो ग्राम सभाओं से मीटिंग जो हमारे को पहले यहाँ से जाता था, अब नेताओं ने अपने जो है अपने अधिकार में उसको ले लिया है। ऐसे ही सारी चीजें अपने अंदर में रख रहे हैं। हम लोग तो कठपुतली है, तालियां बजाते हैं बस जी, और माला स्वागत लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। चलिए सुंदर जी आप कहिए। जी सर, इसमें तो यही है सर, जैसे जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा बीजेपी कांग्रेस वाली बात, पार्टी तो सर चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जब तक जनता जागरूक नहीं रहेगी, उन्होंने तो हमारा वही करना है जो उन्होंने सोच रखा है, चाहे वो कंपनियों के केस में हो चाहे हमारे दूसरे अधिकारों के केस में। और जैसे बलदेव जी ने कहा कि हमें जागरूक होना पड़ेगा हमारे अधिकारों को लेने के लिए, पूरे किन्नौर को एकजुट होकर आना पड़ेगा। जितना मुझे जानकारी है, नौतोड़ का तो मैं नहीं कहूंगा, FRA का जो है, FRA के तहत जो हमारे कम्युनिटी राइट बनते हैं, अगर उन्हें हम एकजुट होके इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं तो हमारा इतना है कि हम पूरे मालिकाना हक है, जितना एक फॉरेस्ट के ऑफिसर के पास पावर होता है, हम फॉरेस्ट से नहीं पूछेंगे तब कि हमें TD लेना है, हमें कुछ एक्टिविटी करना है जंगल में, फॉरेस्ट हमसे पूछेगा कि हम कुछ एक्टिविटी करें इसमें या नहीं। मतलब इतना हमारा मालिकाना हक है। हम इतने बड़े मालिकाना हक को छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ते हुए। और वो सब कैसे, वो सब ये पार्टी वाले हमें बस वो चीज, उन चीजों पे, मुद्दों पे आने ही नहीं देते। हमें बताना है ना उनको हमारे मुद्दे क्या है, ना कि वो बताएंगे कि उनके मुद्दे क्या है। बलदेव सर आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है 1000 मेगावाट, ये हमारे राज सोनी जी उड़नी से है, बहुत सक्रिय जो है हमारे युवा कला जो है, तो इनका कहना है कि 1000 मेगावाट करछम मंगतू परियोजना में असंवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से किए जा रहे कार्यों के लिए श्री राम नेगी ग्रामवासी उड़नी द्वारा 2006 में जेपी कंपनी में कोर्ट में लगाया था। अभी तक एक भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोर्ट ने भी जो है सर कोई जवाब नहीं दिया, कोर्ट ने भी फाइलें बंद कर दी गई है सर, शायद वहां तक भी जो है उनका तोहफा पहुंच चुका है। आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे सर बलदेव सर जी?
आपका माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है। हाँ रामभगत जी, इस तरह से जो कोर्टों में, जो हमारे न्यायालयों में जो विचाराधीन है इस तरह के केसेस, उसमें फैसले नहीं हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, ये इस तरह के, इसमें मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ना लगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि न्यायालय का अपना एक सिस्टम होता है। न्यायालय का अपना एक सिस्टम होता है। वो जो केसेस एक बार फाइल हो गए हैं, वो हो सकता है अभी ना लगा, लेकिन ये 2006 का केस है। तो 2006 के बाद तो अब 2021 आ गया, ये तो 15 साल हो गए। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि इन्होंने ये केस कौन से कोर्ट में दायर की है, हाई कोर्ट में की है या इन्होंने नीचे सब जज कोर्ट में की है, कहाँ कौन से कोर्ट में पेंडिंग है इनका केस, मुझे इसका आइडिया नहीं, इन्होंने डिटेल दी नहीं है। जहां तक ये कह रहे हैं कि ये जो 2006 में जो प्रोजेक्ट बना है करछम वांगतू, वो असंवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से बना है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था किसी भी कोर्ट में। तो अब उसका तो मुझे अब मैं इसमें कहने की असमर्थ हूँ, क्योंकि जो कोर्ट में किया है, फैसला क्यों नहीं हुआ या फैसला हुआ है, तो इन्होंने जो भी अधिवक्ता महोदय होंगे इनके, तो उनसे कृपा करके उनसे ही वो जानकारी ले। जी सर, हम उन वकील को ढूंढ रहे हैं। हमारे से वो 10-10 हजार रुपये इकट्ठा करके चला गया था, लापता अभी तक दिख ही नहीं रहे। चलिए, ऐसा नहीं है, ऐसा रंजना जी, नहीं, आपके कुछ ऐसा नहीं विचार है है। तो जरूर यहाँ रखें। मैडम रंजना जी, आपके कुछ विचार है तो हमारे अतिथि के पास रखें। मैडम जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके कुछ विचार है तो हमारे अतिथि के पास रखें। बलदेव सर, आपका माइक थोड़ा ऑफ करेंगे। शायद मैडम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, यहाँ कुछ हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही थी, उसके बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ेंगे सर। यहाँ आई है एक प्रतिक्रिया, आपका माइक, हाँ, कोई भी एनओसी इलाके के हर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर यानी मान्यता के बाद ही सरकार को मंजूर करने का अधिकार देना चाहिए। नेता और अफसर तो कंपनी के पैसे के सामने बिक जाते हैं, जिस कारण कंपनियों को आसानी से हमारे नदी और पहाड़ों को बुरी तरह तहस नहस करने का मौका दिया गया। परिणाम, हजारों बीघा जमीन आज लीज पर कंपनियों के पास है। वैसे जनजातीय क्षेत्र में मोस्टली चीन बॉर्डर के सामने वजह से किन्नौर जैसे क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर सरकार और लोकल रेजिडेंट के अलावा कोई दूसरी और स्टेट का आगे सर, आप बलदेव सर, आप इनके प्रतिक्रिया को पढ़े, क्या ये जायज है कि हमारे प्रशासन जो है इस पर बिल्कुल, इनका जो इन्होंने जो सवाल किया है, मैं इनसे 100% सहमत हूँ। लेकिन हमारी जो आम जनता है, उनके तो हाथ बांध दिए ना सरकार ने, उनके हाथ सरकार ने बांध दिए। हम चाहते हैं कि वो एक एक आदमी पूरी ग्राम सभा से और पूरे ग्राम सभा के सदस्यों की हस्ताक्षर के बाद ही, उनकी सहमति के बाद ही, एनओसी मिलने के बाद ही सरकार को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट उनको दे। लेकिन हमारी तो आपने देखा है, हमारे पास तो करछम वांगतू का उदाहरण है। हमने कितने आंदोलन किए, कितने बार हमने बहिष्कार किया उस प्रोजेक्ट का, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हमने सिर फाड़े, ठीक है जी, गोलियां चली हमारे ऊपर, हमने कितने आंदोलन किए, धारा 144 लगा, लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर, लेकिन हमारा किसने सुना? तो सरकार जो चाहेगी सरकार वो करेगी। इसके लिए हमें सरकार, हम नहीं बनाई है सरकार, तो हम बेवकूफ तो हम ही बन रहे हैं, हर बारी हम ही बनते हैं। जो विपक्ष में होगा वो हमें बोलेगा कि नहीं हम करेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे। जब वो कुर्सी पे आएगा फिर वहीं घूम फिर के वहीं पे आते हैं। इसलिए जागरूक हम समस्त किन्नौर वासियों को होना चाहिए। इस पे सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी जितने भी लोग किन्नौर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो
अपने अपने जो पंचायत में FRC कमेटियां बनी हैं उनसे ये सवाल पूछे कि हमारे कम्युनिटी राइट्स के फाइल कहाँ तक पहुंचे हैं, वो SDMC लेवल पे हैं या DLC लेवल पे हैं, या पंचायत से वो प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर जहां पर भी वो फाइल अटकी है उसे उस स्टेज से आगे निकलवाएं और पूरे किन्नौर को एक साथ आकर इसे DC से अप्रूव कराना होगा, तभी हमारे कम्युनिटी राइट्स सही से आएंगे और FRA पूरी तरह से हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, तभी हमारे पास कानूनी अधिकार आएंगे। इनमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, विशेषकर युवा को। किन्नौर में युवा का कोई आवाज ही नहीं है, हमें हर लेवल पे आवाज उठाना होगा। इसलिए नहीं कि हम लड़ना चाहते हैं किसी चीज के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ पर जीवन सही तरीके से चले, हमारे यहाँ पे सिस्टम सही तरीके से चले, ना कि हमने सिर्फ लड़ना है किसी को। कंपनी से भी हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं है, कंपनी हम नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते, उसका रीजन हमारे पास है, तो वैसे ही सबके पास होने चाहिए। हम सब जेल रहे हैं, हमें छोटे छोटे लेवल पे इन्होंने बांट रखा है कंपनियों ने भी। हमारे यहाँ पे तो ये जाति या धर्म के नाम पे तो बांटते नहीं है, ये हमें बस एरिया के उस पे बांट देते हैं कि अभी आ रहा है तो जंगी ठोपन नहीं बोलेगा, जंगी ठोपन अफेक्ट हो रहा है तो पूरे किन्नौर के उस पे नहीं बोलेंगे। अभी कुछ टाइम बाद अपर को बांट देंगे, कुछ पहले इन्होंने लोअर किन्नौर को बांट दिया, ये किन्नौर को छोटे छोटे उस पे बांट दिया। किन्नौर एक साथ आ ही नहीं पा रहा है आज तक। एक FRA के लिए कम से कम एक साथ आ जाओ। कभी कांग्रेस या फिर BJP रैली कॉल कर दी तो दिल्ली तक पहुंच जाते लोग। एक यहाँ जब हमारा अपनी राइट्स की बात है, अपनी राइट्स की बात तो वो करते ही नहीं है। हम सबको इन चीजों पे आना पड़ेगा, इन चीजों में आगे से आगे तक जाना पड़ेगा। ये चीज आ गई तो हमें है यहाँ के, और हमारे राइट्स है, हमारे कानून है, हमारे लिए है। जी जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। मैडम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बलदेव सर आप अपना माइक ऑफ करें। मुझे थोड़ी आपकी माइक ऑफ है मैडम, थोड़ी आ रही है। मैडम जी यहाँ पर आप ऑन कीजिए। आपका सुंदर जी ने एक बीच में प्रतिक्रिया आई, जब भी नेता लोग अपना कोई मुद्दा उठाना हो तो दिल्ली तक जो है सबको उठा के ले आते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे जल विद्युत परियोजना या नौतोड़ पर तब ये इकट्ठे नहीं हो पाते। तो क्या हमारे किन्नौर के नेता सक्षम नहीं है हमारे जो राइट जो एक्ट को, जो हमारे जो अधिकारों को जो दिलाने के लिए, क्या वो नाकाम है? क्या वो जो असफल रह रहे, या फिर उनके पर भी बंदिश हो रही है? माइक ऑन करें मैडम जी। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आ रही है। किन्नौर के नेताओं के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, जहां तक सवाल है, क्योंकि इसमें जो हम एक आम आदमी पीस रहा है, एक मतलब प्रॉब्लम एक आम आदमी को है, जो सब हम झेल रहे हैं। काशंग प्रोजेक्ट का 16 अप्रैल 2010 को एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिपोर्ट आया, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस के साथ, जैसे स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस क्या था कि 4 साल में कैचमेंट एरिया कंप्लीशन का था, उसमें एफोरेस्टेशन होगा, टिम्बर प्लांट लगेंगे, फॉडर प्लांट लगेंगे, पास्चर डेवलपमेंट होगा, रीसेटलमेंट पॉलिसीज जैसे होना चाहिए वैसे, नॉइस रिडक्शन मेजरमेंट। तो इस तरह के, जैसे एफोरेस्टेशन होगा तो 14 अलग अलग तरह के प्लांट्स लगेंगे, चेक डैम बनेगा। अगर देखो काशंग प्रोजेक्ट स्टेज 1 हो गया है, अभी काशंग प्रोजेक्ट के 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज और आना है। और जो काशंग प्रोजेक्ट का जो काशंग प्रोजेक्ट अभी और आगे के 2-3 स्टेज आना है, उससे लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत पास है, तो बहुत अफेक्ट हो रहा है। और बल्कि लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड। फिर भी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक तो बिल्कुल पास में है, बताया कि 50 मीटर की दूरी पे है और बफर जोन में है वो। फिर भी प्रोजेक्ट होगा, पर अच्छा होता कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे मतलब जो जानकार लोग हैं, जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करें। अभी तक तो इतने साल हो गए 2010 से, कहीं भी एफॉरेस्टेशन नजर नहीं आ रहा है,
कहीं भी चेक डैम नजर नहीं आ रहा है, तो इसको कौन वो कर सकता है? मैं बलदेव सर से पूछना चाहूंगी, तो इसको मतलब कौन मॉनिटर करेगा कि ये हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है? क्योंकि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में प्रपोज है 86 हेक्टेयर में होने चाहिए, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट होना चाहिए 6 हेक्टेयर में, प्लांटेशन 13 डिफरेंट स्पीशीज के होना चाहिए। तो अच्छा होता कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी होती, मतलब ये देखती कि मतलब इसके साथ साथ क्या ये जो कंप्लायंस है वो भी चल रहा है कि नहीं। तो ये कौन मतलब किस तरह से हम जैसे जो चल रहा है उसका भी हम किस तरह से वो कर सके, मतलब उसके इफेक्ट को कैसे कम कर सके? बलदेव सर, आपको अगर मैडम जी की पूरी बातों को पता लगे तो जरूर करें। हाँ, ऐसा है, इसमें जो मैडम ने अभी जो इश्यूज उठाए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, मैंने बताया पहले भी आपको, उसमें उस स्थानीय क्षेत्र में विकासात्मक जो गतिविधियां होती है उसमें वो सारा उसमें प्रोजेक्ट में सारा मेंशन होता है कि वहां पे अगर आप वहां प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कितना उसमें जैसे एफॉरेस्टेशन होना है कि वहां पे कितना कितनी सड़कें कहाँ बननी है, रास्ते कहाँ बनने हैं, उस एरिया में कहाँ स्कूल बनने हैं, ये सारी चीजें जो है ना, जो अफेक्टेड एरिया के जितने भी अफेक्टेड एरिया होता है प्रोजेक्ट का, वो सारे उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, डीपीआर जो बनता है उसमें सारे मेंशन होते हैं। अब जहां तक मैडम की बात है, जब प्रोजेक्ट बनते हैं या बन के चले जाता है तो वो उसको चेक कौन करेगा? क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट एक बार बन गया उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट एक बार बन गया उसके बाद भी उसके जो हमारे अंदर जो भी हमारे जो एक्टिविटीज होनी है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, वो कंटिन्यू रहता है। तो उसको कौन चेक करेगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसकी बात मैडम ने की है। तो मैं कहना चाहूंगा मैडम को कि उसकी मॉनिटरिंग आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि सबसे पहले जागरूक हमें होना पड़ेगा, वहां की स्थानीय जनता को, किन्नौर की जनता को, और सबसे ज्यादा जो वहां पे जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। हमें कोई भी उसमें लगता है कि जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, जो उन्होंने जो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी हमारे जो विकास संबंधी गतिविधियां जो प्रोग्राम है उन्होंने जो डाले हैं वो पूरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर करेगा जिला प्रशासन। मेन जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिप्टी कमिश्नर है और कंसर्न एसडीएम है, और उसमें जो स्थानीय जो पंचायत के प्रतिनिधि है, प्रधान, उप प्रधान या बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, वो सारे मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसमें एक ग्रीवेंसेस कमेटी होती है, उसमें आप ग्रीवेंसेस आप उसमें उठा सकते हैं अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने कई बार देखा, आपने भी देखा होगा सर। हाँ जी, आप कहते हैं कि जिला के जो अधिकारी या प्रशासन देखेंगे, अपना माइक तो पहले वो करें। आपने ध्यान दिया गया होगा, बाद में ये जो रिटायर होते ना, रिटायर हमारे बड़े वीआईपी अफसर बाद में इन्हीं कंपनियों में जाकर जॉब करते हैं। हमारे डीसी राठौर जी थे, हमारे आरएल जी थे, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है आपके समक्ष। आसानी से काम चलता है। चलिए, मैं यहाँ पर सुंदर जी के पास ही जाऊंगा। सुंदर सर, अभी आपके एरिया में शुरुआत होनी है, अभी आपको एक अभी लड़ाई का जंग जो अभी छोटी सी है चींटी के बराबर, अभी पता नहीं कहाँ तक आग जाएगी। मैं ये कहता हूँ एमसीएन चैनल आपके साथ पूरी लास्ट तक रहेगा, जो भी मुद्दा होंगे हम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जो है आपके साथ जो आपके जो गांव में बहुत सारे ठेकेदार होंगे, बहुत सारे बेरोजगार लोग होंगे, वो चाहेंगे कि कंपनी खुलेगी तो रोजगार मिलेगा, ठेकेदार चाहेगा कि कंपनी खुलेगी तो मेरा हम जो है हमारे को काम मिलेगा। ऐसे कई उसमें लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ेगी और कंपनी आसानी से काम निकालेगी, और फिर आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। आप लोग क्या करेंगे तब? आपने सर बहुत सही बात करा, लेकिन सर इसमें ऐसा है, मैं मतलब जिन लोगों का भी आपने नाम लिया, मतलब जिन तबकों को आपने छुआ, मैं उनसे यही मतलब दरखास्त करना चाहूंगा कि आप लोग पहले अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट कराएं। हमने अपने राइट्स एक बार इम्प्लीमेंट करा दिए तो मैं सोचता हूँ जिस मापदंड से अभी आंका जा रहा है, मतलब हमें पैसा मिलेगा या कुछ और मिलेगा, मतलब उससे हमें ज्यादा ही है हमारे पास, हम उससे ज्यादा के ही मालिक हैं। मैं कहता हूँ अभी तक भी लोगों ने बहुत मतलब कौड़ियों के भाव में तोला है अपने जमीनों को। आप अपने राइट्स इंप्लीमेंट कराएं, उसके बाद देखें क्या होता है, यहाँ पर नक्शा कैसे चेंज होता है पूरे किन्नौर का। फॉरेस्ट एफआरए राइट्स को हम एक्टिव वो कराएं, पहले अधिकार तो ले ले हम
ऐसा है कि हमारे लिए आजादी के बराबर है, ये ले लिया तो उसके बाद हमारे पास सब कुछ है। सुंदर जी, मैं आपसे ही जानूंगा, ये जो एक्ट के बारे में जो आप बोल रहे हैं, जो FRA एक्ट है, तो इसके बारे में कौन दिलाएगा? क्या हम जनता के द्वारा लड़के मिलाएंगे, या फिर ये जो दो दल है जो हमारे जो देश को नेतृत्व करते हैं, ये दिलाएंगे हमारे को अधिकार? आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर जितना मुझे जानकारी है, दलों से मिलना तो बहुत मुश्किल है जी। दलों के पास जाएंगे तो आप ये दल में ही रह जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा है सर, अपनी पंचायत से आप इन्हें कागजों को आगे पहुंचाएं, उसके बाद जनता कॉमन मुद्दों पे एक चीज पे आए। ये कॉमन मुद्दों पे आप ऐसा नहीं पार्टीबाजी में ना घुसें, पार्टी का सहयोग ले, लेकिन उस पे पूरे जोर के साथ। ऐसे नहीं कि आप बस उस चीज, वो कोई आपके लिए कोई एहसान नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि है, उनका काम है ये करना। और चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, वो भी ऐसे नहीं कि वो किसी वो भगवान है या देवता है कोई, वो हमें सर्व करने के लिए बैठे हैं। बलदेव सर जी, आपसे सवाल है, प्रोजेक्ट बन के जो है 20-25 साल हो गए, 2011 के बाद अगर आइडिया लगाएंगे तो अब हमारे को ये जो FRA पर कितना इंतजार करना है, इसमें कितना साल लगेगा? थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे, थोड़ा सा गणित लगाएंगे। आप वकील हो, अधिवक्ता हो, आपके पास तो गणित चलेगा। ऐसा है, जहां तक FRA की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंट तो हो चुका है, लेकिन ये प्रोसेस रुक गया हुआ है। प्रोसेस रुक गया है। जितने भी लोगों के दावे हैं, हर ग्राम सभा के तो लोगों ने कई जगह जो है, मेरे पास कुछ, बल्कि मैंने कुछ केसेस भी किए हैं, वो कई केसेस ऐसे हैं कि वो अभी तक SDM लेवल तक ही पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि SDM नहीं, ग्राम सभा से भी अप्रूव हो गया है, विलेज कमेटी से अप्रूव हो गया है, और SDM लेवल तक वो रुका पड़ा है। तो वो तो निर्णय तो सरकार को लेना है। अब सरकार निर्णय ले नहीं रही है। अब जब सरकार निर्णय नहीं लेगी तो उसके लिए तो हमें जनता को ही इकट्ठा होना पड़ेगा। जनता को ही सारे इकट्ठे होके आपको बताता हूँ सर, कारण क्या, मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ। इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण क्या, जब भी सरकार आती तो अपने चहेते लोगों को लाती है, SDM USDM, तो वो काम क्यों करेंगे सर? वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे ना सर। मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि SDM और सरकार कुछ नहीं है, सर्वोपरि है जनता। सर्वोपरि है जनता। जनता जो चाहेगी सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जनता ही कमजोर है। जनता आपसी हमारे जनता का आपसी तालमेल नहीं है। इसमें सर मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक हमारे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने हमें एक कहानी सुनाया था कि जनता अभी इस तरह से है जैसे रामायण में हनुमान जी थे, वो अपनी शक्तियों को भूल चुका है। वो सर्वोपरि जनता है, जनता को दिखाना पड़ेगा ना सर। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वो कविता का एक शीर्षक आप लोगों के सामने रखा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर जी एक पोइट थे, उन्होंने लिखा था ये कविता। तो सिंहासन खाली करना पड़ेगा ना, जनता आ रही है, जनता का है वो चीज, तो जनता ने दिया है आपको। उन चीजों पर जनता को थोड़ा अपना पावर असर्ट करना पड़ेगा कि किसने चुना है आपको, किस लिए चुना है, किस काम के लिए। बिल्कुल, आप सुंदर जी आपको देता हूँ। बलदेव सर थोड़ा सा माइक आप ऑफ करें। सुंदर जी, आपने एक सवाल किया था इसमें कि हनुमान जी को जो याद नहीं था, तो याद दिलाया था जामवंत जी ने। वही जामवंत का काम जो MCN चैनल कर रहा है, MCN चैनल जामवंत का काम आप याद दिलाएंगे? जी सर बिल्कुल याद दिलाते रहना सर। सर आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि किन्नौर के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, खास करके हमारा इस टाइम सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण का, जो कई तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो और वन अधिकार अधिनियम को हम इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें इम्प्लीमेंट करना है और प्रोजेक्ट्स को वहां पे बनने से रोकना है, और हमारे जो पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसके लिए हम आपके MCN के चैनल के माध्यम से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो उठाते रहिए। हम आपको भरपूर सहयोग हमारा आपके साथ रहेगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। आज हमारे एक तो अतिथि जियालाल जी जुड़े नहीं तो और हम जानते, लेकिन दूसरी बार हम जरूर इन चीजों को लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई कहाँ तक है और कहाँ रुक रही है, वो उनसे हम जानना चाहेंगे। जाते जाते सर आप सुंदर जी, आप कुछ
और कुछ मैसेज देना चाहेंगे और यहाँ हमारे जो किन्नौर के दर्शकों को, क्योंकि अंतिम पड़ाव की ओर है, अब डाटा भी खत्म हो जाता है, बाद में जो है सिग्नल जो है रुक जाता है। जी सर, मैं सर किन्नौर की जनता से यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों को अपने अपने एरिया में ये पता करना पड़ेगा कि हमारे कम्युनिटी राइट्स के फाइल कहाँ तक पहुंचे। जैसे बलदीप जी ने कहा कि कई चीजें SDLC में रुकी हुई है सब डिवीजन लेवल पे, उन चीजों को वहां से आगे बढ़ाना होगा। और एक चीज ये कि आप लोगों से मिलिए, जैसे हम आ रहे हैं, आगे आइए। पब्लिक के पास पावर है, उन्हें हमें सवाल करना होगा, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे हमारे आम नेता हो, सबको हमें सवाल पूछने होंगे, उन्हें जवाबदेही बनाना होगा हमें। बस सर यही 2 ही चीजें हैं, ये चीजें हो जाती तो शायद काफी कुछ हो जाए सर। जी, यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो है रफा जी ने कहा है कुछ, दोनों पढ़िए और आप भी पढ़िए। बलदेव सर कहा है कि रोजगार के लिए किन्नौर के बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो इंजीनियर कर रहे हैं, तो प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनके लेबर या ड्राइवर बनकर रह जाते हैं, तो जिसमें भी संभावना है कि उनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, किंतु जो भूमि है वो सुरक्षित रहेगी। ये पॉइंट जानने वाली बात है, भूमि है सुरक्षित रहेगी, हम अपना गुजर बसर करेंगे लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या जायज है? बिल्कुल इन्होंने कहा है, ये बिल्कुल जायज इन्होंने कहा है। जमीन तो माँ है, हमारी माँ है, तो इसको बचाना है, हमने बचाना है। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है हमारे पास, हम एक दूसरे के मनमुटाव को भूल करके पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पूरे किन्नौर की जनता को एक होना है। एक होकर के हम जो जितने भी पर्यावरण के खिलवाड़ किया जा रहा है पावर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, इसको रोकने के लिए हमें पूरे किन्नौर की जनता को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम अपने किन्नौर को बचा सकते हैं, हमारे किन्नौर की संस्कृति को बचा सकते हैं। सुंदर जी आपके लिए बधाई। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, ध्यान से देखिए। पहला आपके लिए है सारा कुछ, क्योंकि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी साथ हैं, तो कंपनी आएगी तो बहुत कुछ मिलेगा। ये हमारी भूल है, जितना हम बेनिफिट लेते हैं उससे 10 गुना हम लॉस में जाते हैं। एट लास्ट हमें को कुछ नहीं पूछता, इसलिए स्टार्टिंग में ही उन्हें रोक दे। कहने मतलब चलिए, इन्होंने कहा कि कंपनी से कुछ मिलने वाला नहीं। आपके लिए बधाई। बहुत सारे लोग आप जो है जाग रहे हैं और जागने का काम जामवंत ने किया है। MCN चैनल जो जामवंत बन चुका है और आप लोगों के सहयोग से। मैडम जी आपका कुछ कहेंगे आप अपनी ओर से? आपकी और भी बहुत सारे ज्वलन मुद्दा आपके उठते हैं, क्योंकि बलदेव सर को बहुत बिजी शेड्यूल के बाद जुड़े हैं, बार बार आएंगे नहीं, आप जरूर इनसे और भी सवाल कीजिए। आवाज क्लियर नहीं आने की वजह से मैं सुन नहीं पाई इस बीच कौन कौन सी विषय पे चर्चा हुआ है। जी मैडम जी, आपके कोई भी विचार हो? लास्ट एपिसोड, अंतिम हम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, कुछ और आपने अतिथि महोदय से पूछना तो पूछिए। जो अतिथि महोदय हैं उनसे मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ, जो वन अधिकार अधिनियम है जो स्पेशल आदिवासी या वनवासी के लिए है, उसमें जैसे 2006 में ये अमलीकरण प्रक्रिया शुरू हुआ, 8 से इम्प्लीमेंट हुआ, तो मतलब उसमें क्या क्या है? मतलब थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ में बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। मैडम ऐसा है, इसमें जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसमें हमारे जो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बहुत सारी शक्तियां प्रदान करने की प्रावधान है। नंबर 1 तो वो है जो हमारे पास 31 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम हमारे 3 पीढ़ियों का उस पर कब्जा होना चाहिए, या हम उसको यूज करते हुए होना चाहिए। जैसे हमारा कोई मकान है, कोई हमारे पास बगीचा है जिसके ऊपर हम लोग हमारी आजीविका डिपेंड है, तो हम उसको रेगुलर करने के लिए, उसको मालिकाना हक लेने के लिए हमारे को उस एक्ट के अंदर हमें प्रावधान किया गया है। तो हम एक तो वो है, ये चीजें हैं। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम में एक और बहुत अच्छा एक हमारा उसमें एक प्रोविजन है, उसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। जैसे 12 हेक्टेयर FCA देना होता है, 12 हेक्टेयर जो वन भूमि है, 12 हेक्टेयर तो FCA देना होता है, तो वो DFO लेवल तक ही
उसको शक्तियां प्रदान की गई तो डीएफओ उसको अप्रूवल देता था, पहले ऐसा हुआ है। तो हमारे गांव में कोई भी जैसे छोटे मोटे सड़कें होती है, गांव के बीच सड़क जाती है, किसी के बगीचे, लोगों के बगीचे सड़कें जाती है, तो अगर वो 12 हेक्टेयर से कम है तो वो डीएफओ लेवल तक ही वो हमें एनओसी मिल जाता है, एफसीए प्रदान की जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो भी स्टे कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गवर्नमेंट ने फिर उसमें अमेंड करके कुछ शक्तियां दोबारा से प्रशासन को दी है। तो वो चीजें, कई शक्तियां हमारे को उस एफआरए के अंतर्गत हमें दी गई है। जी जी, मेरा एक हमारे जो खदरा पंचायत के जो युवा रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आग्रह भी है, निवेदन भी है, आप लोग एकजुट होइए, पूरे संगठित होके लड़िए लड़ाई, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। एक बार एचपीसीएल ने एक अपने उसमें ऐसे बुक लिखा है कि इंडिजिनस पीपल अनस्किल्ड एंड इनकेपेबल ऑफ टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन टेक्निकल मैटर। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे किन्नौर के लिए। तो इसकी बाद में बहुत फजीयत तो हुई, पर जो भी करते हैं आप अपनी लड़ाई पूरे तैयारी से करिए, लोगों को संगठित कीजिए। तो अब धीरे धीरे सभी को दुष्प्रभावों के बारे में पता चल चुका है कि ये क्या क्या दुष्प्रभाव लेके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या इससे नुकसान होने वाला है। मेरा तो यही वो है। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? चलिए बोलिए सर, सुन मेरी सर, आवाज आवाज आ रही है। हाँ जी जी, बोलिए तो मैम जो एचपीसीएल ने जो हम कमेंट करा है उस पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पेड़ पौधों ने इतना सब कुछ दिया है, इतना पढ़ा है इसी कि के ही दुष्प्रभाव ही कहो, जो हमने अभी देखा होल्डर हूँ, मैं अप्रैल में भी इंजीनियर बर्फ हूँ। पड़ी है, क्योंकि स्नोफॉल पैटर्न भी चेंज हो गया है, विंटर अब लेट शुरू हो रहा है तो लेट जा भी रहा है। अच्छा, नहीं मैम, मैं आपके पहले वाले बात का जवाब दे रहा था। जैसे आपने बताया कि एचपीसीएल ने कमेंट करा था कि इंडिजिनस पीपल आर नॉट कैपेबल, या फिर वो पढ़े लिखे नहीं है इस तरह से। तो मैं कहना उनको इस चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि हमारे पेड़ पौधों ने सेब के या पाइन के हैं, इन्होंने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, बीटेक होल्डर हूँ मैं, और मैं सिंडिकेट बैंक में जॉब करता था, आईबीपीएस पीओ मैंने क्लियर करा है। वो जॉब छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ गाँव। तो ऐसा कुछ मतलब हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और जो हमें कहते हैं कि इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको हम जवाब जल्दी देंगे। जी धन्यवाद सर। सुंदर जी, हम आपको बीच बीच में लेते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपकी लड़ाई रुकती नहीं है हम आपको बुलाते रहेंगे, जानते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बलदेव सर जी, आपने समय निकाला, आज थोड़ी दिक्कत रही, हमारे जो मैन अतिथि है जो जेलाल जी वो जुड़ नहीं पाए। दोबारा फिर कभी हमारे को आप लोगों की जरूरत पड़ती जरूर हम मंच पर बुलाएंगे। ये 1 घंटे का एपिसोड है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया। सर बलदेव सर जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एमसीएन पेज के जो दर्शक जुड़े थे और एमसीएन पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द सर। मैं एमसीएन पेज को बहुत ही धन्यवाद करता हूं, और जो मैं आपको पहले भी कहा, किन्नौर के जोरम मुद्दे उठाते रहिए, और आपके माध्यम से जितने भी वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट के मुद्दे हैं, चाहे वो वन अधिकार अधिनियम के जो पावर शक्तियां हैं, उनके जितने भी प्रावधान हैं, उसमें आप कोई भी कमी हो सरकार की, तो आपके चैनल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप उठाते रहेंगे। और कहीं भी आपको लगता है कभी भी हमारे सहयोग की कभी भी और फिर जरूरत होगी, तो हम हमेशा आप एमसीएफ चैनल के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्कार सुंदर जी, नमस्कार। हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े थे आज के जो अतिथि है सुंदर जी, जो अध्यक्ष है नवरंग युवक मंडल खादुरा के, और साथ में श्री जियालाल जी, जो जिनकी तकनीकी दिक्कत के कारण वो जुड़ नहीं पाए, और साथ में अधिवक्ता श्री बलदेव नेगी जी, जिन्होंने बताया कि वन अधिकार नियम जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ था, और जिसे जनजातीय क्षेत्रों के अधिनियम को लागू करने में 2008 में जो है लागू किया था। यह अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया था, जो गोमंतु और कवली लोगों को वनों को विस्तार और पलायन इत्यादि के लिए, ताकि जो है वनों का जो है वो विस्तार हो सके और उनकी पलायन जो रुक जाए, और जनजातीय लोगों को जो 75 वर्षों से रुका हुआ जो था, जो
ये जो लड़ाई वहाँ थी। और इसमें जो भूमि का जो अतिक्रमण किया गया था 13 दिसंबर 2005 से जो जिन्होंने किया है उनके लिए ये एफआरए था। चलिए इसके बारे में एफआरए के जो पहला हमारे जो बताता हूँ, जो फॉरेस्ट राइट कम्युनिटी है ये विलेज लेवल से पहला शुरू होता है और उसके बाद एसएलडीसी जो सब डिविजनल लेवल तक ये जाएगा ब्लॉक लेवल में, उसके बाद डीएलसीसी जो डिविजनल लेवल पर जाता है। तो आपको जानना चाहिए कि हमारा एफआरए जो कहाँ रुका है, जैसे कि बताया था कि एसडीएम तक ही रुका हुआ है। तो हम दोनों सरकार से या जितने अन्य दल सरकार से और संगठित जितने भी पंचायतें हैं, संगठित जितने क्लब है, युवा मंडल, युवा क्लब है, महिला मंडल है, सबसे आग्रह करते हैं कि एफआरए के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेताओं को बताएं और जल्दी इस पर जो है काम करने के लिए वो करें ताकि हम अपने नौती भूमि को बहाल कर सकें। चलिए हम मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में जिसमें हम मिलेंगे हमारे जो है मेडिकल चीफ मेडिकल अधिकारी रिकांगपियो से, उनसे जानेंगे हम कोरोना के बारे में। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत किन्नौर से एक बार आप लोगों के समक्ष आज का विषय लेकर आया हूँ। किन्नौर में जो भूस्खलन हो रहे हैं, चाहे वो बरसात में हो या सूखे में, इसका मुख्य कारण क्या है, क्या हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं या फिर बनी परियोजनाएं इसके जिम्मेदार रही है, इस विषय पर मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। पहले जाने नाले ने किया बेहाल, टापरी हुआ था तब बदहाल। पहले जाने नाले ने किया बेहाल, टापरी हुआ था तब बदहाल। फिर पानी नाले ने किया तहस नहस, वांग तो नुकसान का कभी न हुआ बैस। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है लूटमार। कृत्रिम झील ने उजाड़ा सारा किन्नौर, आप सब जानते हो, कृत्रिम झील ने उजाड़ा सारा किन्नौर, खाप से बांखड़ा तक मचा इसका शोर। पागल नाला भी बहुत बार पगला गया, कई बार बड़ी घटना से दिल दहला गया। पागल नाला भी बहुत पगला गया, कई बार बड़ी घटना से दिल दहला गया। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। उड़नी गांव में भी हुआ है बदहाल, उड़नी गांव में भी हुआ है बदहाल, जेपी ने किया आज गांव का ये हाल। नेता और प्रशासन और ठेकेदार तब हुए सभी मालामाल, नेता और प्रशासन और ठेकेदार तब सभी हुए मालामाल। लाल ढांक का शोर इस बार है कम, लाल ढांक का शोर इस बार है कम, पर चलना संभल संभल कर हर कदम। पूर्वनी झूला से अपर किन्नौर और बदहाल, पूर्वनी झूला से अपर किन्नौर और बदहाल। बिजली सड़क पानी से नेता और प्रशासन की है मंद चाल। चाइना बॉर्डर है आसपास, चाइना बॉर्डर है आसपास, अभी और होना है यहाँ विकास। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। टापरी चगांव उड़नी सड़क हुआ है बर्बाद, टापरी चगांव उड़नी सड़क हुआ है बर्बाद, विकास के नाम पर यहाँ भी हुआ है लूटमार। नाथपा कंडार गांव हुआ भूस्खलन, जानते सभी, नाथपा कंडार गांव हुआ है भूस्खलन, बिठा दिया सबको हिमालय में जबरन। अब राष्ट्रीय मार्ग नाथपा, अब राष्ट्रीय मार्ग नाथपा और निचार गांव भी हुआ है बहुत बदहाल। विकास के नाम पर हुआ यहाँ भी लूटमार हर बार, विकास के नाम पर हुआ यहाँ भी लूटमार हर बार। जब जब किन्नौर यूं बदहाल हुआ है, कौन है इसका आज असली गुनाहगार। जब जब किन्नौर यूं बदहाल हुआ है, कौन है इसका आज असली गुनाहगार। बिजली परियोजना बहुत बने हैं, सबको पता है, बिजली परियोजना बहुत बने हैं, क्या इसी का है ये परिणाम। कौन खा रहा है आज विकास के नाम पर किन्नौर के आम, कौन खा रहा है आज विकास के नाम पर किन्नौर के आम। नेता प्रशासन ठेकेदार पंच प्रधान या जनता खुद आम। किन्नौर बेहाल हुआ है आज, विकास के नाम पर हुआ है यहाँ लूटमार। दोस्तों, मैंने पिछला इतिहास भी बताया अपने कविता के माध्यम से। हमारे किन्नौर में हर वक्त हर साल
भूस्खलन होते रहते हैं। क्या यह बिजली परियोजना के कारण हुआ है या हम दिन प्रतिदिन जो विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आइए हम नवनिर्माण तो करते हैं, लेकिन उसके साथ एक पौधा जरूर लगाएं ताकि हम होने वाले इस भूस्खलन को रोक सकें। हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, हम स्वयं इसके भागीदार हैं। मिलकर इसका निवारण हमें करना चाहिए। जय किन्नौर, जय हिमाचल।